हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। वेलकम टू द डीएनएस कॉन्सेप्ट्स। और हम इस पे पढ़ रहे थे राजस्थान की हिस्ट्री भाई। और हिस्ट्री में भी हम मिडाइवल हिस्ट्री का कुछ टॉपिक देख रहे थे। और उसमें हम क्या देख रहे थे भाई, मेवाड़ का इतिहास देख रहे थे। क्या स्टार्ट करें क्या फिर आगे? हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या देख लिया था उसका एक हल्का सा रिकेप मैं ऐसे ही देना चाहता हूँ आपको। हमने स्टार्ट किया था कि भाई बापा रावल जो है वो एक प्रकार से मेन है जहाँ से स्टार्ट होती है इनकी हिस्ट्री। वैसे गोहिल ने बसाया था, गोहिल आदित्य उसकी पिता का नाम है ना। तो वो गुहा के अंदर मतलब गुफा के अंदर पैदा होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, गोहिल। और वहां से फिर बाद में वो आगे बढ़ता है, कभी कर्ण सिंह आता है, कभी तेज सिंह आता है। ऐसे करते करते हम लास्ट पहुंचे थे रावल रतन सिंह तक। रतन सिंह की अगर मैं बात करूं तो रतन सिंह क्या है, 1302 से लेकर 1303 तक ही राज कर पाता है। उसके पीछे का रीजन कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को क्या करना है, अपना एम्पायर एक्सपांड करना है, अपना साम्राज्य विस्तार करना है। चित्तौड़ जो है स्ट्रेटेजिक वाइज सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे है। मतलब अगर राजस्थान में कहूँ तो अगर गुजरात से अगर आपको मालवा जाना है या गुजरात से दिल्ली जाना है, या उल्टा कह दूं दिल्ली से गुजरात या दिल्ली से मालवा अगर जाना है, तो बीच में कौन पड़ता है, मेवाड़। और मेवाड़ का चित्तौड़ पड़ता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या चाहिए, चित्तौड़ चाहिए भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकना आप। हाँ भाई, तो क्या अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ मिल जाता है? हाँ बिल्कुल मिल जाता है। चित्तौड़ कैसे मिलता है? उसके पास में सेना ज्यादा है और वो रतन सिंह को मजबूर कर देता है किले से बाहर आने के लिए, और उनको युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। और रावल रतन सिंह जो है युद्ध लड़ता है, और युद्ध लड़ते हुए केसरिया मतलब केसरिया करता है, युद्ध तो के लड़ता है। और उधर उससे पीछे उसकी पत्नी और 1600 रानियां क्या कर लेती है, रानियां या महिलाएं जो भी है, उनमें कई सारी औरतें होती है भाई, समझने की बात है। तो वो क्या कर लेंगी, वो कर लेंगी जौहर। और इस प्रकार से ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा पूरा होता है। कब होता है, 26 अगस्त को होता है क्या, ऐसी चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद में वो खिजर खां को सौंप दिया, खिजराबाद नाम कर दिया। वो कभी कोई पुल का निर्माण करवा रहा है, कभी वो किसी टुम्ब का निर्माण करवा रहा है। इतनी सब चीजें देखते हुए ना हम लास्ट में पहुंच गए थे कहाँ पे, हम यहाँ पे पहुंच गए थे कि मूछाला मालदेव जो है, सॉरी मालदेव सोनगरा, मूछाला मालदेव, उसके पास में क्या है, चित्तौड़ है। क्या ये चित्तौड़ का राजा है ना? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको चित्तौड़ तो सौंपा है, बट ये क्या केयर टेकर है सिर्फ और सिर्फ चित्तौड़ का। चित्तौड़ का राजा कौन बन चुका है इस टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ये क्या करके देगा भाई, ये करके देगा उसको टैक्स कलेक्ट करके देगा। ठीक है, अब ये रहेगा, फिर उसके बाद में इसका बेटा रहेगा, ऐसी सी चीजें हैं। 1303 में चित्तौड़ छीन लिया गया है, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया। इधर चित्तौड़ तो इसके कब्जे में है, आपको पता ही है, चित्तौड़ मेन है, आपको ये भी पता है। इसके अलावा जो भी चीजें बचती हैं वो क्या होते हैं, ठिकाने होते हैं, खालसा भूमि के अलावा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी पीछे, कर्ण सिंह या फिर रण सिंह जो है, उसके दो बेटे हुए थे। एक का नाम तो शेम सिंह था और एक का नाम था राहब। राहब जो है राजा तो नहीं बना, लेकिन क्या बन जाता है, सामंत। ये सिसोदिया ब्रांच का, या मैं कहूं सिसोदा ठिकाने का क्या है, सामंत। कौन है, राहब। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, वापिस पीछे चला गया हूं, काफी पुराना, कर्ण सिंह के टाइम पे चला गया हूं। वहां से इसकी पीढ़ियां दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर आते जाएगी। एक दिन 1303 के अंदर भी हम देखेंगे कि इसकी पीढ़ी में कोई तो है, ऐसे तो है नहीं कि भाई इसकी पीढ़ी में कोई नहीं है। इधर मेवाड़ के अंदर कौन है 1303 के अंदर, मेवाड़ में 1303 में कौन है, रतन सिंह। उसी टाइम पे 1303 में इस सिसोदा ठिकाने का जो फ्यूडल लॉर्ड है या फिर सामंत जो है, अच्छा मैं पीछे आ रहा था क्या, सॉरी, जो फ्यूडल लॉर्ड जो है, सामंत जो है 1303 के टाइम पे, वो कौन है, वो है लक्ष्मण सिंह। ये फ्यूडल लॉर्ड है भाई। इसके बहुत सारे बेटे, उनमें से 7 बेटे जो हैं वो इसके साथ में युद्ध करते हुए अलाउद्दीन खिलजी के हाथों क्या होते हैं, AD के लिख रहा हूं ऐसे ही, अलाउद्दीन खिलजी, इसके हाथों ये सारे लोग मारे जाते हैं। आपको समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ठीक है। दूसरी तरफ होता क्या है, इस लक्ष्मण सिंह के एक बेटा था जो इसमें मारा गया इस युद्ध के अंदर, उसका नाम है अरी सिंह। ठीक है। और दूसरी तरफ इसका एक और बेटा था अजय सिंह, जो इस युद्ध में नहीं जाता है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वापिस से समझते देखो, मूछाला मालदेव के पास में अभी क्या है, चित्तौड़ है भाई। ठीक है, आपको इतना सा दिमाग लगाना है।
आपको ज्यादा नहीं सोचना। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि चित्तौड़ जो है उसकी खालसा भूमि के अलावा जो भी एरिया होता है उसको बोलते हैं ठिकाने। उन ठिकानों में से भी हम बात कर रहे हैं सिसोदा ठिकाने की। मैं एक बार हट जाता हूँ। सिसोदा ठिकाने के अंदर रात ने जो बसाया था उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ियां चल रही हैं। ठीक है, 1303 तक आ चुके हैं हम। इधर अगर 1303 में मेवाड़ की अगर मैं बात करूं इस साइड में, तो मेवाड़ के अंदर 1303 में है रतन सिंह, और 1303 में ही इधर सिसोदा के अंदर कौन है, लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह के बहुत सारे बेटे हैं, जिनमें से 7 बेटे जो हैं रतन सिंह के साथ में केसरिया करते हुए मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो ये लोग मारे गए हैं। अब लक्ष्मण सिंह के 2 बेटों के डिस्कशन चल रहा है। एक बेटे का नाम तो है अरी सिंह और एक बेटे का नाम है अजय सिंह। ठीक है, ये जो अरी सिंह है, इस अरी सिंह को शिकार का शौक है भाई। सबसे बड़ा बेटा है अरी सिंह, शिकार का शौकीन है। और उस टाइम पे शिकार के नाम पे क्या करते थे, जंगली सुअर को, या जंगली सुअर जो है, सॉरी भाई, जंगली सुअर पे शिकार खेलने के लिए चला गया रहता है, अपने दोस्तों के साथ में शिकार कर रहा है। और उधर उधर ना जंगलों के अंदर उसको एक महिला मिलती है। अब उस महिला को भी काफी एक्सपीरियंस है किसके अंदर रहने का, जंगल के अंदर रहने का। तो ऐसे नहीं होता कि वो ऐसे घुमा के कुछ फेंकते हैं और वो पैरों में जाके उलझ जाती है रस्सी टाइप। तो वो रस्सी टाइप कुछ उड़ जाती है और उससे क्या है, वो मारा जाता है। एक सेकंड ना, मारा कोई नहीं जाता है, बीच में कॉल आ गया। हाँ, तो बात ये चल रही थी, बीच में कोई डिस्टर्ब करने आ गया, कि अरी सिंह जो है वो अपने दोस्तों के साथ में सुअरों का क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है भाई, घोड़ों पे बैठ के हैं। तो उधर जंगल के अंदर ही कोई एक महिला है जो ऐसे एक घोड़े को पकड़ के, मतलब वो फेंकते हैं ना, रस्सियां फेंकते हैं, उससे वो उसमें फंस जाता है और वो फिर अटंगी डल के, वो अटंगी, उससे वो गिर जाता है भाई, घोड़ा गिर गया। तो भाई वो ऐसे हुआ कि भाई ये घोड़ा किसने गिरा दिया यार, ऐसे चौकन्ने हो गए। तो इतने सारे लोग देखे, इतने भाई, एक औरत ने एक भागते हुए तेज घोड़े को गिरा दिया। हरी सिंह भी ऐसे काफी इंप्रेस हुआ कि भाई वाह, गजब यार, और इतने जंगल के अंदर अकेली महिला घूम रही है, इसको किसी का डर नहीं है। साथ में इसके भैंसा हो रहे हैं, भैंसे लेके जा रही है, कहीं भी जा रही हो भाई अगली। ठीक है भाई, सारे दोस्त हंसने लग गए इसके ऊपर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल रहे हैं, इधर उधर जंगली सुअर देख रहे हैं। अब कब पता नहीं हरी सिंह जंगली सुअर के पीछे पीछे वहां चला जाता है जहां पे उसी महिला का खेत रहता है। और उस खेत के अंदर जाके वो ऐसे, मतलब होता है ना कि अपनी धुन के अंदर मस्त है, शिकार कर रहा है गला। अब वो औरत फिर से आती है और वो सुअर को एक तीर से घायल कर देती है भयंकर तरीके से। सुअर जो है भागने की हालत में नहीं रहता, और वो बोलती है, हे महाराज, तू जो भी है, तू तेरी तेरी क्या बोलते हैं, टोली को लेके तू भाग जाए यहाँ से, तू है कौन भाई। तो अरिजीत सिंह काफी इंप्रेस होता है इस चीज से कि यार ये महिला, मतलब बोलते हैं ना, पैकेज एकदम इंटेलिजेंट भी है और स्ट्रांग भी है प्लस साहसी भी है, इतनी सारी चीजें। तो हरी सिंह के भी मन में ऐसे हो गया कि भाई आप जानकारी बढ़ाई जाए, आप कौन हो, इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है आपका, सारी चीजें पूछी जाए। तो उधर उसका बाप भी खड़ा है भाई, घर के अंदर तो खेत तो घर में होता है ना, तो बाप भी खड़ा है, बाप भी देख रहे भाई आप हो कौन। तो बोलता है मैं हरी सिंह हूँ, और मैं किसका बेटा हूँ, लक्ष्मण सिंह का। और ये सारी बातें ना उससे पहले की भाई, अगर रतन सिंह से वो मारा ही जाएगा वो इंसान हरी सिंह, तो उसके संतान कैसे उत्पन्न होगी, मुझे संतान उत्पन्न करवानी भी जल्दी से इसकी। तो होता ही है कि हरी सिंह जो है वो बोलता है कि भाई मैं लक्ष्मण सिंह का बेटा हूँ, और वो सिसोदा ठिकाने के क्या है, सामंत है, उमराव है, उमराव। जो बड़े ठिकाने होते हैं ना उनको उमराव बोलते हैं, उनके सामंत को। तो भाई वो उसकी उससे शादी करवा दी जाती है और उनकी एक पुत्र प्राप्ति होती है। मैं आगे से हट जाना चाहूंगा। उस पुत्र का नाम है हमीर। ये हमीर जो है आगे चल के मेवाड़ का राजा बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप नेक्स्ट राजा की हेडिंग डालेंगे जब हम रतन सिंह खत्म कर चुके हैं, तो आप ऐसे लिखना, राणा हमीर, राणा हमीर। देखिए इतनी देर तक हम क्या देख रहे थे, रावल रतन सिंह, वो रावल शाखा चल रही थी। रावल शाखा का अंत कब हो जाता है, 1303 में। अभी राणा हमीर आएगा, जो राणा शाखा का संस्थापक है एक प्रकार से। तो आप पहले तो राणा हमीर लिखेंगे और उसके नीचे आप हेडिंग लगाएंगे, इतनी सारी कोई बातें आपको नहीं लिखनी। राणा हमीर ने कब से कब तक शासन किया वो चीज भी आप लिखेंगे। तो इन्होंने किया था 1326 से लेके 64 तक। ठीक है, 1326 से लेके 64, ये बात भी इनके बारे में लिखेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड से हम देखते हैं राणा हमीर कौन है भाई। आप इनके बारे में एक लाइन लिख लेना, राणा हमीर कौन है। ही वॉज ही वॉज ही वॉज सन ऑफ हरी सिंह।
ये लिख लो, ही वॉज सन ऑफ अरी सिंह, फिर अरी सिंह के ब्रैकेट में लिखना सन ऑफ लक्ष्मण सिंह ऑफ सिसोदा। हमीर, हमीर अरी सिंह का पुत्र था, अरी सिंह का पुत्र था, ब्रैकेट में लिखना अरी सिंह के बारे में। सिसोदा ठिकाने के, सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह का बेटा, सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह का बेटा। ठीक है, समझ में आई क्या आपको बात? अरी सिंह का बेटा है, कौन है? हमीर सिंह, जो राणा हमीर है वो। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, लक्ष्मण सिंह जो है ना, उसके मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था एक बेटा और है अजय सिंह। अजय सिंह, एक सेकंड रुकना भैया। ये अजय सिंह है, ये दूसरा बेटा है, और साथ साथ में अरी सिंह, अरी सिंह का बेटा है हमीर। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी आपके। अरी सिंह, अरिजीत सिंह नहीं है भाई, इसका बेटा है हमीर। इस अजय सिंह के भी बेटे हैं भाई, इसके बेटे का नाम है सज्जन सिंह। बस आपको समझना है, लिखना कुछ नहीं है। सुनना, लक्ष्मण सिंह जो है वो मारा गया किस चीज में? रतन सिंह के साथ में युद्ध में मारा गया अलाउद्दीन खिलजी से। साथ साथ में अरी सिंह है वो मारा गया, ये बंदा नहीं मारा जाता है। तो अब सिसोदिया ठिकाने को कोई तो संभालेगा। बेटा सबसे बड़ा कौन है? अरी सिंह, लेकिन हमीर अभी छोटा है, बच्चा है, तो ये नहीं संभाल सकता इसका बेटा, इसलिए वो शासन किसके पास में चला जाता है? अजय सिंह के पास में। अब अजय सिंह रूल कर रहा है, साथ साथ में अपने भतीजे को रख रहा है जिसका नाम है हमीर। ये रह रहे भाई। एक दिन क्या होता है, डाकुओं का अटैक होता है सिसोदा ठिकाने पे। तो अजय सिंह क्या करता है, अपने बेटे को भेजता है सज्जन सिंह को कि जा भाई सीख, युद्ध नीतियां सीख, तो युद्ध के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है तो तेरी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, डाकू को पीट के आ। ये जाता है भाई डाकू को पीटने के लिए, लेकिन डाकू इसको पीट देते हैं। ये घर पे आता है वापस पापा पापा करते हुए, पापा मेरे को ठोक दिया। तो ये बाद में बोलता है कि भाई हमीर तू जा, तू भी ट्राई करके देख ले, तुम दोनों में से जो भी योग्य होगा, कम से कम पता तो चले कि कौन कितना युद्ध में निपुण हुआ है। अमीर जाता है भाई साहब, वो ढंग से ठोक के आता है किसको? डाकुओं को, और डाकुओं को हरा के आता है, इसलिए इसको हमीर पे विश्वास हो जाता है। किसको? अजय सिंह को। अब बाद में 1326 की तारीख आती है, और 1326 के आसपास जो ये आपका चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़ के अंदर कौन रूल कर रहा है? चित्तौड़ के अंदर रूल कर रहा है बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा, वही मालदेव सोनगरा की पीढ़ियां चल रही है यहाँ पे, है ना। तो बनवीर सोनगरा क्या कर रहा है यहाँ पे? चित्तौड़ के अंदर बैठा है, किसका? एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बन के अलाउद्दीन खिलजी की जो वो है दिल्ली सल्तनत कह लीजिए, है ना, क्योंकि इस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी बचेगा नहीं, यहाँ का राजा नहीं रहता भाई दिल्ली का। तो होता क्या है कि चित्तौड़ के अंदर कौन बैठा है? बनवीर सोनगरा। अब हमीर भी है, बड़ा हो गया अभी, है ना। तो 1303 के अंदर भी अगर मान लेते हैं अरी सिंह के बेटा हुआ हमीर, तो वो आज की तारीख में 1326 तक आते आते तो वो काफी बड़ा हो चुका है, 23 साल का तो कम से कम हो गया। और पहले वाले 23 साल के भाई साहब आज के 35 साल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। ठीक है, तो वो बनवीर सोनगरा को हरा के क्या कर लेता है? चित्तौड़ अपने कब्जे में कर लेता है। तो चित्तौड़ के ऊपर कब्जा किसका? अब वैसे भी देखो ना, चित्तौड़ के अंदर बैठा है बनवीर सोनगरा, इसके अलावा जितने भी ठिकाने हैं उनमें तो लगभग में राणा ब्रांच के ही लोग हैं ठिकानों के अंदर। तो वो किसके फेवर के अंदर होंगे? वो हमीर के ही फेवर में होंगे। तो सिसोदा ठिकाने ने फिर क्या कर लिया? चित्तौड़ को जीत लिया, और चित्तौड़ को जीत के चित्तौड़ को मुक्त करा दिया एक तरीके से दिल्ली सल्तनत से। और बनवीर सोनगरा भागते भागते जाता है किसके पास में? दिल्ली के नए राजा जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या है? दिल्ली का नया राजा है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मतलब ये खिलजी वंश खत्म हो गया वहां से, तो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके पास में बनवीर सोनगरा जाता है, बोलता है ऐसे ऐसे हो गया, मैं तो वहां पे रूल कर रहा था बढ़िया से, मेरे चाय पानी पी रहा था, और पीछे से छेद के चला गया कौन? हमीर निकाल के चला गया मेरे को, अमीर ने भगा दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के भी ऐसे हुआ कि भाई वापिस कंट्रोल में लेना है, वापिस कंट्रोल में लेना है। तो 1326 तक तो नहीं, 10 एक साल के बाद में एक बार ट्राई जरूर करेगा। और ट्राई करता है वो एक युद्ध के अंदर, जो कि मतलब है ना, देखो ऐसे समझना, मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपनी सेना लेके निकल रहा है हमीर को पकड़ने के लिए। हमीर क्या है? चित्तौड़ का अब राजा है। हमीर को पता चला ना जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना लेके आ रहा है ना, तो ये चला जाता है उसको कन्फ्रंट करने के लिए। ऐसे समझो कि भाई आप अपने घर में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठा हूं, अब मैं आ रहा हूं आपसे लड़ने के लिए, तो आपको ये बात पता चल गई, तो आपने मेरे को अपने घर तक आने नहीं दिया, उससे पहले आप आ गए मेरे से युद्ध लड़ने के लिए।
तो बीच कहीं पे आज की तारीख में तो यूपी में पड़ता है, एक सिंगोली का युद्ध होता है, सिंगोली का युद्ध। इस सिंगोली के युद्ध के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की लड़ाई होती है किससे? ये हमीर से। और उस युद्ध के अंदर जीत कौन जाता है? हमीर। तो आप ये कुछ एक डिटेल्स हैं जो लिखेंगे, एक बार के लिए आप स्टार्ट करना, मैं जैसे जैसे लिखा हूं वैसे वैसे लिखना। और ये जो सज्जन सिंह है ना, बाद में ये सज्जन सिंह जो है ये ऐसे थोड़ा सा रूस्ट हो जाता है कि यार भाई मैं अजय सिंह जो है मेरे पापा है और इन्होंने तो नया सिसोदा का ठिकाने का सामंत किसको बना दिया? हमीर को बना दिया। पापा तो ऐसे अच्छे नहीं है। तो ये चला जाता है छोड़ के महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जाके 19वीं पीढ़ी में, बाद में इसकी सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी में पैदा होते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है? एक प्रकार से सिसोदिया ठिकाने के राजपूत ही हैं भाई। अब इसको ना कई डिनाई भी करते हैं हिस्टोरियंस और कई इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, बट 19वीं, सोचिए ना, हमें हमारी, आप खुद ही सोचो, आपको आपकी 5वीं 6वीं पीढ़ी भी याद है क्या? कौन किसका क्या है? 10वीं पीढ़ी भी याद है क्या? या आपको उनसे मतलब भी है कि भाई वो थे तब हम हैं? नहीं जान रहता ना। तो वो चीजें, हमें डिबेट में नहीं फंसना है। जैसा जैसा पढ़ाया जाता है, जैसा जैसा बताया जाता है, वैसी वैसी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इस पे से क्वेश्चन शायद ये है कि भाई सज्जन सिंह जो है या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो सिसोदिया ब्रांच से बिलोंग करते हैं। मुझे आपके कंसेप्ट अच्छे करने हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बस आप भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे इनके बारे में। लिखना 1326 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर दिल्ली सल्तनत की तरफ से बैठे, मैं पूरा ढंग से लिखवाऊंगा आपको ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे रहें। चित्तौड़ पर दिल्ली सल्तनत की तरफ से बैठे हुए बनवीर सोनगरा को हराकर राणा हमीर, या फिर ऐसे लिखना हमीर चित्तौड़ को अपने अधीन कर लेते हैं तथा मेवाड़ में गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का आरंभ हो जाता है। सही बात है ना? सिसोदिया शाखा ही आरंभ होगी क्योंकि ये सिसोदा ठिकाने से बिलोंग करते हैं। अंग्रेजी लोग लिखना इन 1326 AD हमीर डिफीट्स बनवीर सोनगरा who was representative of दिल्ली सल्तनत, ऐसे करके बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में सल्तनत ही बोलते हैं वैसे तो भाई, सल्तनत। दिल्ली सल्तनत and established rule of Sisodia branch of Guhil dynasty in Mewar। नेक्स्ट लाइन में लिखना he also defeats Delhi's king, दिल्ली है ना, दिल्ली वो मत लिख लेना आप रोजाना वाला। He also defeats Delhi's king मोहम्मद बिन तुगलक in बैटल ऑफ सिंगोली। और उसके साथ साथ में लिख लेना 1336। आप हिंदी वाले लिखना 1336 ईस्वी में राणा हमीर, अब राणा बन चुके हैं भाई, राणा हमीर डिफीट्स सॉरी मैं हिंदी वालों को लिखा रहा था ना। 1336 में राणा हमीर मोहम्मद बिन तुगलक को, या फिर राणा हमीर दिल्ली के राजा मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में हरा देते हैं।
अब भाई देखो, इन्होंने ना सोनगरा से पहले तो छुड़वा लिया चित्तौड़ को, फिर बाद में दिल्ली पूरी सल्तनत की टेंशन खत्म कर दी उसको हरा के। एक राजा एक बार हार जाए ना तो बाद में वो हिम्मत कम ही करता है। तो अभी एक प्रकार से क्या हुआ, 1303 से लेके 1326 का जो ये टाइम पीरियड था जहां पे गुहिल ने नहीं राज किया था मेवाड़ के अंदर और दिल्ली सल्तनत ने राज किया था, उस टाइम पीरियड से वापस क्या लेके आ गया, गुहिल वंश की वो लेके आ गया, रूल लेके आ गया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये मेवाड़ का उद्धारक है, इसने मेवाड़ को बचाया है, सेवियर है ये मेवाड़ का। तो इस प्रकार से इसको कह देंगे मेवाड़ का सेवियर। या फिर और इसने जो राणा शाखा अडॉप्ट करी थी, मैंने आपको समझाया ना कि जो भी ठिकाने वाले होते थे वो राणा होते थे, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, है ना। तो मेनली उसमें राहब है और आपके बाद में जो भी आएंगे वो, तो इसको क्या कहेंगे, सेवियर ऑफ मेवाड़। या फिर उद्धारक, किस चीज का उद्धारक है भैया, आपका मेरा ना मेवाड़ का उद्धारक है। तो आप इसके बारे में लिखना, he adopted the title of Rana, he adopted the title of Rana and he is called as savior of Mewar, savior of Mewar, savior of Mewar। इसने इसने राणा की उपाधि धारण करी, इसने राणा की उपाधि धारण करी तथा इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। ठीक है। अब ये युद्ध, कोई भी राजा जब युद्ध जीतता है ना तो वो अपने शासन काल में ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा, है ना, युद्ध के बारे में कोई ऐसे प्रतीक चिन्हात्मक, ऐसे बोलो ना कि यार ये उसकी याद में मैंने ये करवाया, उसकी याद में मैंने वो करवाया। तो ज्यादातर राजा महाराजा क्या करते थे, युद्ध की याद में कोई तो स्तंभ का स्थापना करवा रहा है, कोई मंदिर बनवाता है, इन जनरल कोई आर्किटेक्ट का काम होता है। तो ये भी एक आर्किटेक्ट का काम करवाते हैं चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर, और ये स्थापित करवाते हैं वहां पे बरवड़ी माता का मंदिर, जिनको बोलते हैं अन्नपूर्णा माता भी, अन्नपूर्णा माता। किधर है ये मंदिर, चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर ही है भाई। और इसके बाद में ये बढ़िया से मानता था भाई बरवड़ी माता को हमीर जो है। और इसके अब जैसे एक चीज समझना, आपके पापा अगर किसी भगवान को मानते हैं तो डेफिनेट सी बात, आप जब से भी पैदा होगे तो वो आपको भी कहेंगे भाई हाथ जोड़ चुपचाप, ऐसे नहीं हाथ जोड़ोगे तो आपके पीछे ना टकली में मारेंगे कि भाई हाथ जोड़ भगवान के, ऐसे जे जे कर दे, है ना। तो आप जे जे करते हो, फिर आप अपने बेटे को करवाते हो भाई, क्योंकि आपने जे जे करी है तो आपका भी मन बन गया उन भगवान में, आपने जे जे करी, उन्होंने जे जे करी, सबने जे जे करी। तो इस प्रकार से वो आपकी एक प्रकार के कुल देवता या फिर इष्ट देवता बन जाते हैं। अब मेवाड़ वालों के ऑलरेडी कुल देवता है एकलिंग जी, और उनकी ऑलरेडी कुल देवी है कौन, बाण माता, है ना। तो एक से ज्यादा तो कुल देवी देवता हो नहीं सकते। तो ये वाली जो है आपके घर की कुल देवी के अलावा अगर आप किसी भी भगवान को मानते हो तो वो एक प्रकार से आपके इष्ट देवता होते हैं। ये हो जाएंगी इष्ट देवी, हमारी इच्छा से मानी गई है ना, कि हमारा मन किया भाई इनको पूजने का, ये हमारी सुनती है। ठीक है। इसके बाद में भी उसने एक छोटे मोटे युद्ध और जीते हैं जिनका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके कुछ टाइटल्स हैं वो देख लेते हैं, मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में। टाइटल्स होते हैं ना, जैसे आपको घर पे बोलते हैं नालायक, बोलते हैं क्या, या नहीं बोलते, नहीं भाई आप सारे के सारे लायक हो, ऐसा मैं मान सकता हूँ क्या है। देखो हमीर के टाइटल्स हैं, आपके और मेरे नहीं है। इसको एक तो बोलते हैं विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी, इंग्लिश में विषम घाटी पंचानन ही बोलेंगे, पंचानन। ठीक है। ये लिखा गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। हम आगे देखेंगे राणा कुंभा करके एक राजा आएगा बहुत ही फेमस, प्रशस्ति थियोलॉजी। कोई भी ऐसा अभिलेख जिसके अंदर किसी भी राजा की या किसी भी चीज की ऐसी प्रशंसाएं लिखी हुई ना, उसको प्रशस्ति बोल देते हैं। विषम घाटी पंचानन का क्या अर्थ होता है, विषम का मतलब होता है एडवर्स कंडीशंस, है ना। घाटी का मतलब होता है युद्ध, और पंचानन का मतलब होता है शेर, शेर को बोल दिया पंचानन। तब आप समझिए विषम घाटी पंचानन, वीर क्या बोलते हैं उसको, विरुद्ध परिस्थितियों के अंदर, विरुद्ध युद्ध परिस्थितियों के अंदर शेर। यानी कि एक प्रकार से हमीर को क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसी एडवर्स कंडीशन वाला कोई बैटल है ना, तो उसके अंदर तो भाई साहब ये आदमी शेर है, छोटा मोटा कौन नहीं है, छोटा मोटी चीज नहीं है, शेर है। कुंभलगढ़ के अंदर कौन लिखवा रहा है, तो ये चीज लिखवाता है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने ही, उसकी एक वाइफ है, कुंभकर्ण नाम भाई वैसे राजा का पूरा, इसकी वाइफ का नाम है कुंभल, राणा का नाम है कुंभा और वाइफ का नाम है कुंभल।
तो ये अपनी पत्नी के नाम पे एक दुर्ग बनवाता है जिसका नाम क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग। और उसके अंदर जो भी प्रशस्ति है उसके अंदर ये अपने बाप दादाओं के बारे में बड़ी ऐसी तारीफें लिखवाता है कि भाई मेरे जो जो भी है वंशज जो है, या फिर जो मेरे जिनका मेरे पूर्वज, सॉरी मेरे जो पूर्वज है उनमें से एक हमीर है, वो तो ऐसे हैं, विषम घाटी पंचानन है। पंचानन का मतलब होता है शेर भाई, पंच आनंद जिसके 5 मुख हो, है ना। कभी आपने शेर के 5 मुख देखे हैं? जैसे रावण के 10 देखे, दशानन। बोला ऐसा जाता है कि भाई शेर जो होता है इधर भी देख लेता है, उधर भी देख लेता है, चारों दिशाओं में देख लेता है और साथ साथ में ऊपर भी देख लेता है। तो 5 दिशाओं के अंदर देख सकता है कौन? शेर। इसलिए उसका नाम क्या होता है? पंचानन। तो विषम घाटी पंचानन, विरुद्ध परिस्थितियों में या एडवर्स कंडीशंस के अंदर युद्ध की, उसके अंदर वो क्या है? शेर है। ऐसी बात कौन कहता है? कुंभा कहता है। अब कुंभा ने ही एक चीज लिखी थी, एक टीका लिखी थी, रसिक प्रिय। आगे बताऊंगा ये क्या होती है रसिक प्रिय। वैसे देखा जाए तो इसमें कविताओं का एक संग्रह है भाई, बहुत सारी कहानियां कविताएं लिखी हुई है। किसने लिखी है? मैं हट जाता हूं एक बार तो आपके सामने से। ये भी कुंभा ने लिखी है भाई, कुंभा द्वारा रचित क्या है ये? रसिक प्रिया, जिसके अंदर कविताएं, एक प्रकार से कविताओं का सार संग्रह है ना। तो वो चीज है, इसके अंदर इसको बोला गया है वीर राजा। ये तो पीछे पड़ गया अपने पूर्वजों के, उनको बोल रहा है वीर राजा। एक बार तो बोल रहा है विषम घाटी पंचानन, अब बोल रहा है वीर राजा। ठीक है। इसके अलावा जेम्स टोड का नाम तो आपने सुना ही होगा। जेम्स टोड इसको बोलता है कि भाई ये तो एक प्रकार का फॉर्मिडेबल किंग है, यानी कि प्रबल हिंदू या फॉर्मिडेबल हिंदू। प्रबल से आपको नाम समझ में, प्रबल जो मतलब शक्तिशाली होता है उसको बोलते हैं प्रबल। तो ये 3 उपाधियां हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। विषम घाटी पंचानन किसको कहते हैं? वीर राजा। ऐसे पूछा जाएगा कि कुंभा की रचित रसिक प्रिया के अंदर वीर राजा किसको कहा गया है, या फिर हमीर को क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया है। ऐसे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका सही होना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो लिखना, सेवियर वाली बात हम लिख चुके हैं, मेवाड़ का उद्धारक। उसके बाद में लिखना सिंगोली के युद्ध के पश्चात, सिंगोली के युद्ध के पश्चात हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता, या ओब्लिक करके अन्नपूर्णा माता भी लिखना भाई, बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया, बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया, जो कि मेवाड़ के गुहिलों की इष्ट देवी है। इष्ट देवी बहुत हो सकती है, जरूरी नहीं है कितनी भी हो सकती है, 1 हो, 2 हो, 10 हो, लेकिन कुल देवता और कुल देवी एक एक ही होते हैं। इंग्लिश में लिखना, आफ्टर द बैटल ऑफ सिंगोली, आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ सिंगोली, आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ सिंगोली, हमीर बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल। अब ऐसे बरवड़ी माता को ना इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। अब इसको बाद में हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं रिवाइज करते ना, बरबरी करते हैं, या पता नहीं क्या ही कहते हैं, बड़बड़ी कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, इसलिए मैं हिंदी के शब्दों पे थोड़ा जोर देता हूँ। विक्ट्री इन द बैटल ऑफ द हमीर बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल ऑब्लिक अन्नपूर्णा टेम्पल इन चित्तौड़। बरवड़ी माता इज हु इज, ऐसे लिख लो या कोमा लगा के लिखना, हु इन चित्तौड़ के आगे लिखना हु इज ट्यूटलरी डाइटी ऑफ गुहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। अब इसके बाद में आप टाइटल्स उतार लो बिना मेरी मदद के। आपके सामने लिखे हुए हैं विषम घाटी पंचानन, जिसको कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर कहा गया है। मैं हट जाता हूं लो आपके सामने से, और वीर राजा, प्रबल हिंदू, ये चीजें लिख लो इसके बारे में। और मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि आप लिख चुके हैं, मुझे पता है आपने पॉज करके लिख लिया होगा। नया राजा लिखेंगे हम, राणा लाखा। लक्ष्य सिंह नाम है अगले का, राणा लाखा। राणा लाखा जो है वो रूल करेगा 1382 से लेके 1421, 1382 से लेके 1421। ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ पढ़ाया था, एक प्रशस्ति बताई थी जिसके बारे में लिखा था कि इस प्रशस्ति के अंदर जावर माता के बारे में भी लिखा है, और यहाँ पे चांदी के साक्ष्य मिलेंगे, वो चीज भी मैंने आपको लिखाई है ना। तो ये चांदी की खदानें वगैरह है, यहाँ पे शीशा दस्ता मिलता है, तो उसके साथ में चांदी का भी
वो साथ होता है, मैंने आपको खनिजों में पढ़ाया ही है ना। तो राणा लाखा के समय पे मेनली कहेंगे कि अगर वह उस टाइम पे तो बस वो चीजें लिखी हुई थी, इतनी कुछ खास उसमें जानकारी थी नहीं। और अगर कुछ विशेष कार्य हुआ था तो वो हुआ था राणा लाखा के समय पे। तो राणा लाखा के समय पे कुछ एक काम होते हैं, वो आप लिखना। पहला काम होता है राणा लाखा के समय पे जावर माइन। लिखना, इसके बारे में लिखना। जावर में चांदी की खदानें प्राप्त हुई थी राणा लाखा के समय। जावर में रावण नहीं, सॉरी, राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खदानें प्राप्त हुई थी। चांदी की खदानें प्राप्त हुई थी। उदयपुर में भाई है ना जावर। ड्यूरिंग इज रिजीम, रिजीम आर ई, ये वाला रिजीम। ड्यूरिंग इज रिजीम सिल्वर माइंस इन जावर, सिल्वर माइंस इन जावर वर वर फाउंड। भाई उन सिल्वर से उसने पैसा कमाया बहुत सारा, और काफी सारे किलों का निर्माण करवाया है ना, मंदिरों का निर्माण करवाया, और अपने साम्राज्य को बढ़ाया कराया। ये चीज है। इसके अलावा ना उसके राज्य के अंदर एक बंजारा है भाई, छितर बंजारा। बंजारा किसको कहते हैं? बंजारा एक प्रकार के ऐसे व्यापारी होते हैं जो घूम घूम के, घुमक्कड़ एक प्रकार से, या नोमैड कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में। नोमैडिक ट्रेडर्स होते हैं भाई एक प्रकार के, ये व्यापार करते हैं घूम घूम के। उनमें से एक बंजारा है छितर बंजारा। इसके पास में कोई बैल था, ये पानी की कमी की वजह से मारा जाता है, मर जाता है भाई। तो उसकी स्मृति के अंदर ये पिछोली गांव के अंदर ना एक झील का ही निर्माण करवा देता भाई, खुदाई कर करा के उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाए उस हिसाब से। तो ये सब काम भी होता है किसके टाइम पीरियड में? राणा लाखा के समय पे। तो एक लाइन और लिखना, राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय छितर बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण किया था। ड्यूरिंग हिज रिजीम छितर बंजारा, छितर को इंग्लिश में भी छितर लिखना आपको। छितर बंजारा बिल्ट लेक पिछोला इन द मेमोरी ऑफ हिज बुल। बिल्ट लेक पिछोला इन मेमोरी ऑफ हिज बुल। ठीक है, आगे लिखना। इस झील में राणा लाखा के समय एक नटनी का चबूतरा भी बना था। इन दिस लेक a नटनीज चबूतरा। मैंने आपको राजस्थान जियोग्राफी में बताया हुआ है चबूतरा क्या होता है, और ये कौन सी झील में, ये चीज भी बताई हुई है। चबूतरा इज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राणा लाखा। होता क्या है कि भाई नटनी क्या होती है, नट क्या होते हैं? नट जो खेल दिखाते हैं भैया ना, एक प्रकार से नाटक दिखाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो एक नट आता है भाई राणा लाखा के दरबार में और बोलता है कि भाई लाखा जी, हम दिखाते हैं भयंकर खेल, रस्सियों के ऊपर चलने का खेल। तो राणा लाखा भी ऐसे मजाक में बोलते हैं कि भाई, राणा लाखा थोड़े से ऐसे मजाक या मिजाज के ही राजा मुझे लगते हैं। तो वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसी कौन सी स्पेशल बात है भाई, रस्सी पे चलते हैं? तो बोला मेरी जो वाइफ है वो आपकी पिछोला झील क्रॉस कर सकती है। तो राणा लाखा कैसे हंसी छूट गई, बोला है ऐसे थोड़ी होता है, पिछोला झील कितनी बड़ी है, मैं पिछली बार ऐसे बोट के अंदर बैठ के गया था, मेरा मूड ऐसे खराब हो गया, जबकि मैं तो वो उधर चलती है ना वाटर बोट जो होती है इंजन से चलती है, उसके अंदर बैठ के गया था, मैं तो फिर भी क्रॉस नहीं कर पाया पूरी, मैं बोर हो गया, वापस मुड़ के आ गया। इतनी लंबी झील कैसे क्रॉस कर सकती है तेरी वाइफ, वो भी रस्सी पे चलेगी, कैसे चलेगी? समझा तो सही बात भाई। कर लेगी तो आप कर लोगी तो मेरे को क्या वो दोगे? तो राणा लाखा भी उसको बोलते हैं कि भैया एक काम कर, अगर तेरी वाइफ ने वो क्रॉस कर दिया ना, झील को क्रॉस कर दिया, तो मैं तेरे को आधा मेवाड़ दे दूंगा। अब भाई आधा मेवाड़ कितनी बड़ी बात है, आधा मेवाड़, एक जो राजस्थान का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे लॉन्गेस्ट साम्राज्य इस वर्ल्ड का, वो आधा का आधा ऐसे कैसे दे दिया जाएगा? किसको? किसको? नट को दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ क्रॉस कर देगी, क्या पिछोला झील क्रॉस कर देगी। होता है भाई, ठीक है भाई, राजा ने बोल दिया है तो भाई वो स्टेज तो सजेगा, खेल तो होगा, खेल तो दिखाया जाएगा। तो ये नटनी है, इसने रस्सी बांध दी एक साइड में, रस्सी दूसरे से बनाए क्या?
ये जो भी है रस्सी बांध दी। अब इसके ऊपर कौन चलेगी? नटनी। एक हाथ में वो ऐसे लकड़ी सी लेके चलती है ना, ऐसे इधर उधर बैलेंस बना के। तो भाई ये क्रॉस करती है, आधी दूरी पे आ जाती है। आधी दूरी पे आने के बाद में भी गिरती नहीं है। इस चीज की टेंशन होती है किसको? राणा लाखा को इस चीज की टेंशन होती है। अब राणा लाखा तो इस चीज की प्रे करता है कि भाई साहब ये प्रे नहीं पूरी नहीं करते, वरना इसको मेरे को देना पड़ेगा, आधा साम्राज्य देना पड़ेगा है। और पूरी कर जाएगी तो मेरी दशा बन जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, और इतनी सी चीज के चक्कर में मेरे को आधा मेवाड़ खोना पड़ जाएगा। अब होता क्या है कि बाद में, थोड़ी सी देर बाद में, उस नटनी का क्या बैलेंस बिगड़ता है और वो बेचारी गलती से गिर जाती है। किस चीज में? इसमें। अब राणा लाखा जो है भाई साहब हेल्प भेजने से ज्यादा राजी हो रहा है कि भाई ओ मौज हो गई, बच गया, मेरा तो साम्राज्य बच गया। और ऊपर से वो बेचारी नटनी है वो डूब गई पानी के अंदर, वो मर जाती है। तो भाई नट जो होता है उसको हाथ तो कुछ लगा नहीं। तो राजा ने भी फिर क्या किया, उसकी स्मृति के अंदर क्या बनवा दिया? नटनी का चबूतरा बनवा दिया भाई। किला भाई, काम तो वैसे अच्छा करने की ट्राई कर रही थी बट नहीं हो पाया, सॉरी। मैंने तो अपना वादा किया था भाई, अगर ये क्रॉस कर जाती तो तेरे को क्या मिल जाता? आधा मेवाड़, आधे मेवाड़ का तू राजा बन जाता। बट नहीं कर पाए तो भाई मैं तो क्या ही करूँ। तो ये कहानी है नटनी के बारे में, और इस प्रकार से राजा जो है वो नटनी से रिलेटेड इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। होता क्या है कि बूंदी है भाई, बूंदी के अंदर एक दुर्ग है। बूंदी का दुर्ग जो है, बूंदी के अंदर उस टाइम पे राज था चौहानों का, और चौहानों की भी कौन सी शाखा? हाड़ा ब्रांच, हाड़ा शाखा। तो राणा लाखा की शादी होती है हाड़ा रानी से। हाड़ा मतलब जो चौहान है, मतलब बूंदी के, एक तरीके से समझो बूंदी उसका ससुराल है, वहां से एक वो वाइफ लेके आए, रानी लेके आए। ठीक है भाई। राणा लाखा और उसकी वाइफ जो है खाना खा रहे होते हैं, है ना। हाड़ा रानी जो भी है ये खाना खा रहे होते हैं, और ऐसे बोलते हैं, राणा लाखा जी पूछ रहे थे उसको कि भाई कैसा लगा तेरे को है ये मतलब चित्तौड़ कैसा लगा? वो बोलती है भाई अच्छा है, चित्तौड़ घूम लिया ऐसे, ठीक है, चित्तौड़ चित्तौड़ जैसा चित्तौड़ भाई। तो भाई राणा लाखा को भी ऐसे होता है कि भाई यार क्या बात कर रही है, इतना बड़ा जन दुर्ग है, ये है वो है, इतने बड़े बड़े शासक है, मेरे जैसे ऐसे कॉलर खड़ी करके कि भाई राणा लाखा जैसे शासक है, ऐसे कैसे कह सकती है कि भाई बस देख लिया चित्तौड़। तो बोले कि नहीं चित्तौड़ ठीक है वैसे इतना, पर बूंदी जितनी, बूंदी वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो भाई राजा राणा लाखा जो है थोड़ा सा ऑफेंड हो गए कि भाई बूंदी, बूंदी में ऐसा क्या है? बूंदी जैसी जगह पे मैंने तो उद्धार किया है, वहां से मैं एक रानी लेके आया हूँ, और तू बूंदी को कंपेयर कर रही है चित्तौड़ से। अगेन आई एम गिविंग यू अनदर चांस कि बता दे कौन सा तेरे को सही लगा। तो भाई थोड़ी सी जिद हो जाती है, रानी कहती है कि भाई मुझे तो बूंदी सही लग रहा है, बूंदी ज्यादा बढ़िया है, बूंदी का दुर्ग जो है चित्तौड़ के सामने बहुत ज्यादा बढ़िया है। और राणा लाखा के ऐसे टेंशन हो गई, गुस्सा आ गया इस चीज पे। तो वो रानी हाड़ी रानी से बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं, बूंदी बहुत अच्छा होगा तेरी नजरों में, लेकिन बूंदी अब नहीं रहेगा मेरी नजरों में। तो ये राणा लाखा क्या करता है, बोलता है कि भाई बूंदी के ऊपर आक्रमण करूंगा मैं तो, और जब तक बूंदी को तहस नहस नहीं कर दूंगा तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। वहीं पे बैठा बैठा ऐसी चीज बोलता था। हाड़ी रानी के भी ऐसे टेंशन हो गई, यार गजब आदमी है, अपने ससुराल को ही मिटाने जा रहा है। तो बाद में भाई राणा लाखा के भी थोड़ी सी ऐसे दो पग चले, तो ऐसे गुस्सा थोड़ा शांत हुआ होगा। बोला कि भाई ऐसे अपने जहाँ पे हमने बेटी लेके आए हैं, जहाँ ससुराल है, उसको इतनी सी बात पे ही तहस नहस कर देना तो सही बात नहीं है। लेकिन भाई मेरी शपथ तो शपथ है। तो भाई लोगों ने समझाया कि भाई शपथ ली होगी भाई भले ही आपने, लेकिन अगर उसको पूरा करना है तो इसका दूसरा अल्टरनेटिव भी हमारे पास में। एक काम करेंगे, आपके लिए एक मिट्टी का एक छोटा सा दुर्ग बना देंगे। एक सेकंड रुकना भैया। हाँ भाई। तो उसको बोला कि ना ऐसा एक दुर्ग बना देंगे बढ़िया सा तेरे को, और उस दुर्ग पे लिख देंगे बूंदी का दुर्ग, है ना। और तू उसको तोड़ देना बढ़िया बकायदा एकदम प्रॉपर, वहां पे सेना भी खड़ी करी जाएगी। एक काम करते हैं, ये हाड़ी रानी के साथ में ऐसे होता है ना कि भाई शादी होती है तब वो महिला अपने साथ में एक अपने पीर से एक बच्चे को भी लेके आती है, लड़की को लेके आती है अक्सर अपनी साथ में लेके आती है ना, उसको क्या बोलते हैं मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वो साथ में रहता है, फिर बाद में वो पीठ मोड़े पे छोड़ के चले जाते हैं उसको, और फिर बाद में वो सब चीजें है ना। तो उसका नाम रहता है कुंभाहाड़ा। बोले कि ले भाई तू डिफेंड करना तेरी इस नकली बूंदी को, और मैं नकली बूंदी जो है उसको तोड़ के गिरा दूंगा, और मेरी इस प्रकार से ओथ भी पूरी हो जाएगी, और तुम्हारा बूंदी का दुर्ग जो है वो भी नहीं गिराना पड़ेगा। तो भाई ठीक है। अब ये कुंभाहाड़ा है, ये ज्यादा सीरियसली ले गया, ये बोला मेरे को सेना चाहिए, मैं प्रॉपर सेना के साथ में ऐसे छोटा मोटा युद्ध करूंगा आपसे, ऐसे थोड़ी है एक 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 झटके में गिरा दोगे। तो इतना छोटा तो हमारा बूंदी भी नहीं है, भले ही नकली बूंदी हो। तो भाई राणा लाखा ने भी सोचा कि ठीक है भाई बच्चा कह रहा है तो मान लेते हैं, 15 एक साल का ही बच्चा है, तो उसके साथ में बहुत सारी सेना खड़ी कर दी।
अब ये सेना जो है ये सीरियसली लड़ गई भी। राणा लाखा की जो सेना है वो राणा लाखा एक तरफ से सेना लेके आया, सीरियसली लड़ गई इससे। ये थम ही नहीं रहा, उसको बोला भाई साहब नकली चट्टू मारने हैं, ऐसे तू ऐसे जबरदस्ती छुरे चाकू घुमा रहा है, लग जाएगी किसी के। उसने मार भी रहे कई सारे राणा लाखा की सेना में से। तो राणा लाखा को वैसे हुआ कि भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसको सल्टाओ। तो कुंभाड़ा जो होता है उसको मार के फिर बाद में इस नकली बूंदी को गिराया जाता है। और राणा लाखा, मतलब राणा लाखा एक ऐसा विचित्र राजा मैंने देखा है जिसके ही कार्यकाल में कोई तो नटनी है वो आधा मेवाड़ लेने वाली थी, कभी कोई नकली बूंदी को गिराया जा रहा है। ऐसी अजीबो गरीबो चीज जो है, तो आप इनके बारे में लिखना, लिख लो भैया आप ऐसी छोटी मोटी चीजें। राणा लाखा, राणा लाखा डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड फेक बूंदी, फेक बूंदी। राणा लाखा डिस्ट्रॉयड फेक बूंदी, फेक बूंदी एंड कुंभाहाड़ा ऑफ बूंदी, कुंभाहाड़ा ऑफ बूंदी डाइड while प्रोटेक्टिंग इट। राणा लाखा ने नकली बूंदी का दुर्ग, नकली बूंदी का दुर्ग तोड़ गिराया था, तोड़ गिराया था, जिसमें जिसमें बूंदी का कुंभाहाड़ा, बूंदी का कुंभाहाड़ा मारा जाता है। नकली गढ़ दीदो नहीं बिन घोर घमसान, इसके लिए बोला जाता है भाई नकली गढ़ दीदो नहीं बिन घोर घमसान, यानी कि नकली जो दुर्ग है ना वो भी नहीं दिया जाएगा बिना घोर घमसान के, और आपको मारना पड़ेगा। बोला सिर टूटिया बिन किम फिरण असली गढ़ पर आन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि नकली जो दुर्ग है ना वो भी ऐसे नहीं मिलेगा बिना घोर घमसान के। और बाद में जब आप हमारे सिर तोड़ दोगे, एक प्रकार से सिर कलम कर दोगे, सिर टूटिया बिन है ना, तो वो सिर तोड़ने के बाद में ही आप आक्रमण कर सकते हो असली बूंदी पे, हम छोड़ेंगे नकली दुर्ग भी नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में बोली जाती है। कुंभाड़ा जो भी है वो मारा जाता है भाई इस युद्ध के अंदर। वैसे तो क्या ही युद्ध है ये, कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है राणा लाखा के बारे में, मैं तो कहूँ इनके बारे में जितनी बात करूँ उतनी कम है। देखो पता क्या है, हमें पता है मेवाड़, मेवाड़ के अंदर गुहिलों का शासन चल रहा है, ठीक है। मेवाड़ गुहिल डायनेस्टी रूल कर रही है, और गुहिल डायनेस्टी का राजा कौन है? राणा लाखा। फिर से एक और विचित्र बात देखना, इंटरेस्टिंग, राणा लाखा, ठीक है। राणा लाखा के बेटे का नाम है कुंवर चुंडा, कुंवर कह सकते हैं ना, प्रिंस कुंवर चुंडा किसका बेटा है? राणा लाखा का बेटा है, ठीक है। पास में ही एक और वो है साम्राज्य मारवाड़, मारवाड़ के अंदर उस टाइम पे रूल था राठौड़ डायनेस्टी का या राठौड़ वंश का, और उस टाइम पे राजा का नाम है राव चुंडा, यानी कि मारवाड़ यानी कि जोधपुर वाले राजा जो है अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? राव, या ऊपर वाले क्या लगा रहे? राणा। इस राव चुंडा की बेटी का नाम है हंसाबाई, बेटी हंसाबाई, ठीक है। बेटे का नाम क्या है? बेटा रणमल। ये रणमल बोलता है कि भाई पापा, चुंडा को बोलता है, राव चुंडा को, कि पापा ना हंसाबाई बड़ी हो रही है, और मेवाड़ के अंदर जो राणा लाखा है उनके सबसे बड़े बेटे हैं कुंवर चुंडा, ये मेवाड़ के नए राजा बनने वाले हैं। तो अपनी बेटी के लिए सबसे, अपनी बहन के लिए, मतलब मेरी बहन के लिए सबसे बेस्ट रिश्ता यही है। आगे जाके क्या बनेगी? मेवाड़ की क्या बनेगी? महारानी बनेगी। तो उसका जो भी बेटा होगा हंसाबाई का, वही फिर आगे जाके आगे राजा बनेगा। तो भाई हंसाबाई की बेस्ट लाइफ सेट हो जाएगी, मेवाड़ के राजा से शादी करने मिल जाएगी, और साथ साथ में इनका जो भी बेटा होगा वही क्या बनेगा? नया राजा बनेगा। तो अपना वंश बढ़िया से चलेगा। तो ये बढ़िया रिश्ता है। तो राव चुंडा ने भी बोला रणमल को, भाई शाबाश, तूने बहुत बढ़िया ऑफर दिया है, और जो मेरा जो भी जवाई है उसका तो नाम भी चुंडा है, तो मैं तो तैयार हूं करने के लिए। तो क्या करा जाए? तो नारियल भेजा जाए। तो रणमल क्या करता है? अपनी बहन की शादी का नारियल, नारियल भेजने का मतलब पहले के जमाने में यही हुआ करता था कि भाई लड़की का ऑफर लेके आए, मतलब लड़की से शादी का ऑफर लेके आए, तो नारियल भेजा भाई। अब उस दरबार के अंदर मेन तो राजा कौन है? राणा लाखा ही तो है, मेवाड़ का राजा। तो राणा लाखा दरबार के अंदर बैठा है,
और दरबार के अंदर आते भाई 5 लोग मारवाड़ से, भाई बोला जाता है कि भाई मारवाड़ से राजा ने किसी को भेजा है, अंदर बुलाया जाए, अंदर बुलाया जाता है। अंदर बुला के बोला जाता है कि भाई राव चुंडा जो है उन्होंने क्या भेजा है, नारियल भेजा है भाई। तो भाई राणा लाखा जो है वो भी हंसने लग गया, ऐसे बोला साहब अभी तक डिमांड के अंदर है हम तो, है एक सेकंड बना, ऐसे हंसी मजाक करता है भाई, है ना कि भाई शानदार यार, अभी तक मेरी डिमांड कर रहे हो आप, ऐसा क्या हो गया जो मेरे में, ऐसा क्या देख लिया इतने मतलब बूढ़े आदमी के अंदर है, मेरे अंदर का कौन सा आपने शेर देख लिया अब इस उम्र में भी जो आप मेरे के लिए रिश्ता लेके आते हैं। तो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपके लिए रिश्ता नहीं है, आप गलत ले रहे हो, हम आपके बेटे कुंवर चुंडा के लिए रिश्ता लेके आए हैं। अब जैसे ये मतलब उधर दरबार के अंदर ऐसी बात हुई तो सारे लोग हंसने लग गए। अब कुंवर चुंडा जो है उसको भी बुरा लगा, यार मेरे पापा के ऊपर हंस रहे हैं लोग। राणा लाखा को भी बुरा लगा कि यार सारे लोगों ने तो मेरा मजाक बना लिया, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ भले ही, है ना, मैं कितना ही बुढ़ा हो जाऊँ भले ही, मैं किसी से भी शादी भी कर सकता हूँ, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो कुंवर चुंडा को बुरा लगता है और वो अपनी बात प्रूव करने के लिए, अपने पापा जो है उनकी इज्जत रखने के लिए, दरबार वालों को नीचा दिखाने के लिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई, हंसे तो कैसे हंसे, रणमल को ये ऑफर भिजवाते हैं कि अगर शादी करनी है तो तेरी बहन की शादी इससे होगी, किससे, मेरे पापा से होगी। और अब तो मैंने जो, जैसे ही मेरे पापा ने जब बोल दिया कि भाई मेरे लिए रिश्ता आया है, तो वो जो भी रिश्ता जिसके लिए आया मैंने तो उसको माँ मान लिया। अब हंसा भाई को अगर मैं माँ मानता हूँ तो मैं उससे शादी तो कैसे ही कर सकता हूँ। तो कुंवर चुंडा जो है उसने ऐसी जब बात बोली तो रणमल के भी ऐसे हुआ कि यार, रणमल ने फोन मिलाया फिर कुंवर चुंडा को, बोले यार देख बात ऐसे है कि तू राजा नहीं बनेगा, क्या बोलते उसको, तू राजा नहीं है, राजा कौन है, राणा लाखा है, मान लेते हैं, लेकिन राजा राणा लाखा के तो सबसे बड़ा बेटा तू ही है, तू तो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है, नया राजा तो तू बनेगा, मेरी हंसा बाई जो है, मेरी बहन जो है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसके कितने भले 1000 पुत्र हो जाए उनमें से किसी का ही नंबर नहीं आएगा राजा बनने के लिए। हम कैसे शादी कर दें ऐसे ऐसे इंसान से जो खुद राजा हटेगा और तू नया राजा बनने वाला है। तो भाई राणा लाखा बोले इतनी सी दिक्कत है क्या आपको, रुको मैं अभी वीडियो कॉल करता हूँ। कुंवर चुंडा जो है राणा लाखा का जो बेटा है, वो वीडियो कॉल पे ऐसे सामने से खड़ा होता है, ऐसे है ना, अपने पापा की फोटो को हाथ में लेके ऐसे सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि भाई मैं कसम खाता हूँ कि तेरी जो हंसा बाई है जिससे शादी हो रही है मेरे पापा की, और इनके जो भी पुत्र होगा वो ही अगला राजा बनेगा, मैं जरा सी भी दावेदारी पेश नहीं करूंगा राजा बनने की। तो भाई रणमल को भी ऐसे हुआ कि यार वाह खतरनाक, यार खतरनाक गजब बात, तो हमारी दिक्कत तो यही थी, हमारी बहन जो है एक राजा के ब्याह जानी चाहिए, वो चीज पूरी हो रही है। अब तू बोल रहा है कि भाई इनका जो भी बेटा होगा वो ही नया राजा बनेगा, तो वो चीज भी पूरी हो रही है, तो शादी करवाने में हमें तो कोई बुराई नहीं है। हंसा बाई ने भी हंस दिया कि हाँ भाई मुझे रिश्ता क्या है, मंजूर है। तो इस प्रकार से राणा चुंडा की शादी होने की बजाय, मतलब मेवाड़ का नया राणा क्या होगा, राणा चुंडा ही तो होता है बेचारा, उससे उसकी शादी होने की बजाय इसकी शादी किससे हो जाती है, राणा लाखा से। तो आप एक बार के लिए तो ऐसा कैसा उतार लो, मेवाड़ के अंदर किसका राज है समझ जाओगे ना, या फिर मैं आपके सामने ये चीज भी लिख दूं, साम्राज्य, वंश, राजा, है ना, संतान, ऐसे करके आप चाहो तो ऐसे लिख लो भले, बाकी आपको समझ में भी आ रहा है ना, जो पढ़ेगा उसको सब समझ में आता है। तो ये उतार लो एक बार आप। तो इस प्रकार से बेटे ने क्या कर लिया, खुद का सेक्रीफाइस कर दिया, एक तो साम्राज्य नहीं लेगा और साथ ही साथ में हंसाबाई से शादी नहीं करेगा। ऐसी की ऐसी एक स्टोरी पुराने जमाने में भी है, हस्तिनापुर करके एक जगह है, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का राजा है शांतनु, शांतनु का बेटा है देवव्रत, ठीक है, बड़ा एकदम पराक्रमी बेटा है ना, गंगा पुत्र है ये देवव्रत। गंगा मतलब जो ये इसकी भी पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैसे ये पैदा होता है। शांतनु जो होता है गंगा किनारे जाता है और जो गंगा होता है उससे उसकी क्या बोलते हैं उसका प्रेम संबंध हो जाता है, और गंगा उसको बोलती है कि भाई कभी भी मेरे से सवाल जवाब मत करना। तो शांतनु के बहुत सारे बेटे पैदा होते हैं ना, 6 बेटे पैदा होते हैं, उनको सारों को सारों गंगा में बहा देती है। फिर लास्ट में 7वां बेटा जो होता है उसको गंगा में डालने वाली होती है, तो शांतनु बोलता है कि यार तू क्या कर रही है, मेरे बच्चे को तू कहाँ मतलब बार बार में मार जाती है, मैं तो मेरा वंश बढ़ाना चाहता हूँ आगे। तो गंगा बोलती है देख तूने गलती कर दी, मैंने तेरे को जो भी समझाया था तू उसके अगेंस्ट चला गया, तो अब ये बेटा तो रख तू तेरा, मैं तेरे से तेरे साथ में वो नहीं रह सकती और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और देवव्रत जो है वो साथ में रह जाता है किसके, शांतनु के। तो शांतनु जो होगा उसका पहला ही बेटा एक प्रकार से, तो देवव्रत जो जिंदा है, तो देवव्रत बनेगा नया राजा हस्तिनापुर का। लेकिन भाई पिता तो पिता है, ये एक दिन कोई नदी के अंदर, नदी की तरफ जाते हैं शांतनु, तो उधर उनको दिखती है एक नाव चलाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, खेवैया बोलते हैं ना,
तो खेवैया बनी हुई एक महिला दिखती है जिसका नाम है सत्यवती। ये जो सत्यवती है इसको देख के शांतनु है थोड़े से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और शांतनु को ये पसंद आ जाती है। और अब ये शांतनु रोज राजपाट छोड़ के कहाँ जाते हैं, नदिया किनारे पेड़ के पीछे छुप छुप के किसको देख रहे हैं, सत्यवती को देख रहे हैं। अब बेटा भी है, देवव्रत भी है, ये मतलब बड़ा होके राजा बनेगा नया, तो ये भी ऐसे देखता है कि भाई मेरे पापा जो है कर क्या रहे हैं, मतलब इनका कोई राजपाट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, इनके पास कितने अनरिस्पॉन्डेड ईमेल्स आ रखे हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो फिर बाद में ये देवव्रत जो होता है ये अपने पापा का पीछा करता है और इसको पता चलता है कि मेरे पापा तो किसी नाव चलाने वाली महिला को जो है घूर घूर के देखते हैं एकदम बढ़िया से मोटी मोटी आंख करके, है ना, तो कुछ तो इलाज किया जाए। तो ये सत्यवती के पास में जाते हैं, देवव्रत जो है बोलते हैं कि भाई मेरे पापा है आपको पसंद करते हैं, मैं आपको अपनी मम्मी बनाना चाहता हूँ। तो ये भी खुश हो जाती है क्योंकि उसने भी तो नोटिस तो कर ही लिया होगा कि शांतनु भाई इतना बड़ा राजा जो है मुझे देख रहा है। तो ये सत्यवती अपने पिताजी को जाके बोलती है कि भाई बेटा रिश्ता लेके आया है मेरे लिए, मम्मी बनाना चाहता है मुझे अपनी, तो क्या करूं। तो बोलता है कि भाई ठीक है कर लेंगे, लेकिन तो नया राजा तो वो बनेगा। सत्यवती बोलती है क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो शांतनु मिल रहा है, मुझे उससे प्रेम है, वो मुझे देखता है मैं उसे देखती हूँ, हमें एक दूसरे से प्रेम होता नहीं, प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, तू मैं आगे का देखूंगा भाई, मेरे जो भी दोहिते दोहिती हैं उनका भविष्य तो सिक्योर होना चाहिए, तो मेरा जो दोहिता होगा वही राजा बनना चाहिए, मुझे तो यही मन शर्त है। तो भी बाद में ऐसी शर्त रखते हैं ना, तो सत्यवती जाके बोलती है शांतनु, शांतनु भी गुस्से में आ जाता है कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, मेरा तो बेटा देवव्रत है, मैं तो वचन दे चुका हूँ कि भाई वही राजा बनेगा और मैं उसी को राजा बनाऊंगा। तो भाई देवव्रत को जब ये बात पता चलती है, भाई शांतनु दुखी हो जाता है कि भाई अपनी शादी तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे नीचे नाड़ करके, भाई सत्यवती मैं तो तेरे को प्रेम करता था बट अपनी शादी तो कैसे पॉसिबल हो। लेकिन जब शांतनु का दुख देखता है बेटा, तो बेटा पूछता है कि भाई क्या बात हुई, तो बोला कुछ नहीं ऐसे ही बस वो रिश्ता कैंसिल हो गया इसलिए मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। तो बोला रिश्ता क्यों कैंसिल हो गया, तो बोला बस बस ऐसे ही हो गया, तू तू मेरा बेटा है, तू बस मस्त अपना तू तेरा राजपाट संभाल, छोड़ उसको, जा भूल जा। तो भाई अब शांतनु एक तरफ तो ये बोल रहा है भूल जा, दूसरी तरफ बाप की शक्ल उतरी हुई, तो ऐसे दोनों चीजें तो सही नहीं लगती। तो ये जाता है भाई रास्ता, उसको पता ही है अपनी नई मम्मी का। तो देवव्रत जाता है और अपने उसको जाके बोलता है भाई होने वाले नाना को कि भाई क्या बात हुई, क्या दिक्कत है। तो बोला ऐसे ऐसे चीज मैंने डिस्कस करी थी कि नया राजा जो है मेरी बेटी का ही पुत्र बनना चाहिए, लेकिन वो तो देवव्रत देवव्रत करते हैं। तो बोले क्या का देवव्रत, क्या का कुछ देवव्रत नहीं है, मैं आपको वचन देता हूँ। अब भाई वहीं पे स्टार्ट होती है महाभारत जैसी चीजों की घटना। अगर ये वचन नहीं देता देवव्रत तो महाभारत ही नहीं होती। क्यों, क्योंकि देवव्रत ने ये बोला कि मैं वचन देता हूं आपको कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। तो बोले तू नहीं राजा बनेगा तो भाई तेरा कोई ना कोई बेटा है, तू शादी तो करेगा ही, शादी करेगा तो तेरा ना कोई बेटा होगा, वो अपने बाप की बेइज्जती या बाप का जो जो भी नुकसान है उसको झेलने के लिए मेरे ही पुत्र के ऊपर हमला करेगा, किसी न किसी दिन राजपाट छीन लेगा। बोले ठीक है, दूसरी भी प्रतिज्ञा करते हैं, सुन तो लो आप पूरी बात। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी भी राजा बनने की दावेदारी पेश नहीं करूंगा, और सेकंड में प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, हो गई टेंशन दूर। इस प्रकार की जब ये वो करता है ना, शपथ वपथ लेता है, तो बाद में ऐसे फूलों की वर्षा होती है, ऐसे आसमान से मूवीज के अंदर उनके अंदर नहीं दिखाते क्या, क्या आपने नहीं देखी हुई क्या ये रामायण और ये महाभारत जो आती है दूरदर्शन पे, तो उसमें ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है, ऐसे बिजलियां कड़क रही है भाई, इतनी भयंकर, इतनी भीषण, इतनी भीष्म तपस्या लेने वाला अगर कोई इंसान है तो वो कौन है, देवव्रत। इस प्रकार से देवव्रत का नाम पड़ता क्या है, भीष्म। बाद में जब ये बूढ़ा होता है तो भाई पितामह तो बोलेंगे, तो भीष्म पितामह कौन है और क्यों बने हैं, वो अपनी शपथ के चलते बने। अगर ये शादी कर लेता तो इसके बेटे जो होते हैं वो नए हस्तिनापुर के राजा बनते हैं, ये चीजें चलती। लेकिन शांति ऐसी की है ऐसी, आपको प्रतिज्ञा यहाँ नहीं दिख रही क्या, जो ये कुंवर चुंडा है ये कर रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा, आप आज के बाद कभी भी राजा नहीं बनूंगा, लेकिन शादी तो करेगा, ये शादी करे बिना तो नहीं रहेगा, लेकिन ये कभी भी राजा होने की दावेदारी नहीं पेश करेगा। मतलब फिर इसकी वो शादी करवा देते हैं। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसे कुंवर चुंडा को, कुंवर चुंडा को, या फिर पूरा लिख लो, आप पूरा ही लिख लो, राणा लाखा की शादी, राणा लाखा का विवाह, राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के राजा राव चुंडा, राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के राजा राव चुंडा की बेटी हंसाबाई से होता है, हंसाबाई से होता है, तथा कुंवर चुंडा, कुंवर चुंडा यह शपथ लेता है कि वह, यह शपथ लेता है कि वह अगला राजा नहीं बनेगा, अगला राजा नहीं बनेगा, तथा हंसाबाई का पुत्र ही, हंसाबाई का पुत्र ही
मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। ठीक है। राणा लाखा मैरिड, राणा लाखा मैरिड हंसाबाई, राणा लाखा मैरिड हंसाबाई एंड कुंवर चुंडा took an oath that he will never claim he will never claim for he will never claim for throne of Mewar and next king shall be या next king will be son of Hansabai, next king will be son of Hansabai. This is why Kunwar Chunda is also called as Bhishma of मेवाड़। इसलिए कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। इसलिए कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। चलो भाई ठीक है, भीष्म कह लिया। अब क्या जो कुंवर चुंडा है उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, इसको कुछ ही नहीं मिलेगा। आपको पता ही है एक राजा का जो भी नया बेटा होता है सबसे बड़े वाला, उसको क्या बनाया जाता है? राजा। इसके अलावा जो भी होते हैं उसको बनाया जाता है सामंत। तो ठीक है भाई, अब कुंवर चुंडा क्या बनेगा? सामंत तो बना दो, लेकिन वहां के सभी लोगों ने एक्सेप्ट किसको कर लिया था? राजा कुंवर चुंडा को, कि भाई राजा तो यही बनना चाहिए था। लेकिन भाई अब ऐसे छोटी मोटी तो नहीं देख सकते हैं इसकी इज्जत, इसको सबसे बढ़िया से बढ़िया ठिकाना दो। तो इसको बाद में डिसाइड होता है कि मेवाड़ का सबसे सर्वश्रेष्ठ ठिकाना सलूम्बर इसको दिया जाएगा। अब इतने दिनों से प्रजा की एक्सपेक्टेशन है कि कुंवर चुंडा जो है वो ही नया राजा बने। ठीक है, तो लोगों ने उसको कंसिडर भी करना स्टार्ट कर लिया। तो उसको जितनी इज्जत मिलेगी उतना उस प्रजा के मन में सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो लोगों ने ये बोला कि भाई सलूम्बर के जो भी फ्यूडल लॉर्ड होंगे उसको कुछ स्पेशल राइट भी दिए जाएं। तो उसको क्या क्या स्पेशल राइट मिलते हैं? तो फ्यूडल लॉर्ड जो सलूम्बर का नया बनता है कुंवर चुंडा, उसको एक तो सबसे बड़ी चीज मिलती है कि भाई अब से जब भी राज तिलक होगा नए राणा का, वो कौन डिसाइड करेगा? कुंवर चुंडा डिसाइड करेगा, या फिर कुंवर चुंडा के जो भी डिसेंडेंट्स होंगे। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सलूम्बर का जो भी सामंत होगा वो ही डिसाइड करेगा कि नया राणा कौन बनेगा। अब ये चीज किसके हाथ में है? तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये सब चीजें देखेंगे तो एक प्रकार की प्रशासन की बात है। तो नया राजा कौन डिसाइड करेगा? सलूम्बर के सामंत डिसाइड करेंगे, वो ही राज तिलक करेंगे। हम आगे देखेंगे भी कि कैसे मेवाड़ महाराणा जो अपने क्या नाम उनका प्रताप, उनका राज तिलक होता है, वो देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी सलूम्बर के ही जो सामंत होते हैं वही उसका राज तिलक करते हैं भाई। एक चीज तो ये। दूसरी बात, जितने भी राज्य के पत्र हैं जिन पे राजा का साइन होता है, उस पे राजा के साइन के साथ साथ में किसके सिग्नेचर होंगे? सलूम्बर के फ्यूडल लॉर्ड के भी सिग्नेचर होंगे। दो चीज। तीसरी चीज ये बोला कि जो राजा है, राजा या राणा अगर एब्सेंट है, राणा कहाँ नहीं है? अपने कोर्ट के अंदर नहीं है, अपने दरबार के अंदर नहीं है, कहीं आउट ऑफ द टाउन गया हुआ है, अपने राज्य से बाहर गया हुआ है, तो उस टाइम पे राज्य कौन संभालेगा? सेनापति संभालेगा ना। कौन संभालेगा? सलूम्बर का फ्यूडल लॉर्ड। राणा की अनुपस्थिति। राज्य का क्या है? कार्यभार। कौन देखेगा? ये देखेगा। सबसे प्रोमिनेंट सेनापति कौन होगा? मुख्य सेनापति। सलूम्बर का फ्यूडल लॉर्ड होगा भाई, FL यानी कि फ्यूडल लॉर्ड। यानी कि जो भी मेवाड़ के युद्ध होंगे उसके अंदर सबसे मेन सेनापति अगर कोई होगा तो वो सलूम्बर का फ्यूडल लॉर्ड होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और देखो सेना के अंदर बहुत सी सेना होती है, जो सबसे आगे खड़ी रहती है सेना उसको बोलते हैं हरावल। इसको रटने के तरीके से ऐसे रट सकते हैं कि भी अगर आगे वाले ढंग से नहीं लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए याद रख लो हरावल। जो हरा सकते हैं वो है क्या? हरावल। पीछे वाली जो सेना होती है उसको बोलते हैं चंडावल। तो हरावल शाखा का नेतृत्व कौन करेगा? सलूम्बर का फ्यूडल लॉर्ड। ऐसे कुछ इनको राइट्स मिले जाते हैं, तो आप लिखना इसके बारे में।
due to the sacrifice of Kunwar Chunda, due to the sacrifice of Kunwar Chunda, he was given the biggest ठिकाना of मेवाड़, the biggest ठिकाना of मेवाड़, that is है ना, ऐसे लिखा जाता है, that is सलूम्बर। कुंवर चुंडा के इस बलिदान के चलते उसे मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर दिया जाता है। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट टाइम लिखना अन्य विशेषाधिकार, अदर स्पेशल राइट्स। सबसे पहला राइट लिखना आगामी राणाओं का, राणा का प्लूरल वर्ड राणाओं, लिख के बताऊं क्या भाई? आगामी राणाओं का राज तिलक सलूम्बर का सामंत ही करेगा। ठीक है भाई। द अपकमिंग राणाज, अंग्रेजों के भी लिए लिख देता हूं प्लूरल राणाज, will be coronated by Salumber's feudal lord, will be coronated by the Salumber's feudal lord। every paper signed by the king, या फिर every paper signed by the राणा, every सेकेंड पॉइंट लिखना every paper signed by the राणा will also be signed SIGNED, will also be signed by Salumber's feudal lord, राजा के द्वारा हस्ताक्षरित सभी पत्रों को, राजा के या फिर राणा के द्वारा हस्ताक्षरित सभी पत्रों को सलूम्बर का सामंत भी हस्ताक्षरित करेगा। यह राणा की अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार भी संभालेगा। He will look after the state, he will look after the Mewar state in absence of राणा। फिर नेक्स्ट लाइन लिखना he will also be the commander in chief of मेवाड़'s आर्मी। यह मेवाड़ की सेना का मुख्य सेनापति भी होगा। फिर ब्रैकेट में लिखना ना हरावल सेना, अंग्रेजी भी लोग लिख लेना हरावल आर्मी, और डिफरेंस लिख लेना हरावल आर्मी और चंदावल में। एक जगह पे लिखना हरावल, उसके नीचे छोटा सा लिखना चंदावल, इसके लिए लिखना आगामी सेना। पीछे की सेना, फ्रंट आर्मी, रियर आर्मी। ठीक है, लिखो भाई, एक सेकंड के लिए मैं हट जाता हूं आपके सामने से, लिख लो। देखो एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं आपके इसी स्लाइड के अंदर कि मेवाड़ के अंदर टोटल 3 प्रकार के ठिकाने होते थे। आप नेक्स्ट लाइन में लिखना मेवाड़ में कुल 3 प्रकार के ठिकाने होते थे।
पहले ठिकाने के लिखना प्रथम श्रेणी का ठिकाना या फर्स्ट ग्रेड ठिकाना, लिखना प्रथम श्रेणी का ठिकाना या फिर फर्स्ट ग्रेड ठिकाना। ऐसे कुल 16 ठिकाने थे, ऐसे कुल 16 ठिकाने थे जहां के सामंत को उमराव कहते थे, जहां के सामंत को उमराव कहते थे। सलूम्बर यहां का सबसे बड़ा प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। सलूम्बर यहां सबसे बड़ा प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अच्छा, एक लास्ट में ना एक चीज तो लिख लो इसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, देवगढ़ अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अंतिम 16 में से लास्ट कौन सा है? देवगढ़ भैया ना। अंग्रेजी लोग लिखना फर्स्ट ग्रेड ठिकाना के बारे में। देयर वर टोटल 16 फर्स्ट ग्रेड ठिकानाज इन मेवाड़। देयर वर टोटल 16 फर्स्ट ग्रेड ठिकानाज इन मेवाड़। whose feudal lord is called as, whose feudal lord was called as Umrav, whose feudal lord was called as Umrav. Salumbar was the most prominent among these first grade ठिकानास। Salumbar was the most prominent among these first grade ठिकानास, while Devgarh was the last first grade ठिकाना of मेवाड़। देवगढ़ वॉज द लास्ट फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़। लास्ट और फर्स्ट एक साथ आ रहे हैं, गजब है। फिर सेकंड आप लिखना सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड के बारे में सिर्फ इतना लिख लो कि 32 होते थे टोटल। देयर वर टोटल 32 सच ठिकाना। देयर वर टोटल 32 सच ठिकाना। ऐसे कुल 32 ठिकाने थे। ऐसे कुल 32 ठिकाने थे। फिर थर्ड ग्रेड लिख लो भाई, मोर देन 100। ऐसे 100 से भी ज्यादा ठिकाने थे भाई, लिखना इसके बारे में। मेवाड़ में ऐसे 100 से भी अधिक ठिकाने थे। मेवाड़ में ऐसे 100 से भी अधिक ठिकाने थे जिनको या जिनके सामंत को गोल के सामंत कहा जाता था। गोल के सामंत, यानी कि थर्ड ग्रेड ठिकाने को गोल कहा जाता होगा और उसके सामंत को क्या कहा जाएगा? गोल के सामंत। देयर वर मोर देन 100 सच ठिकाना। थर्ड ग्रेड के बारे में लिखना, देयर वर मोर देन 100 सच ठिकाना and feudal lords of these, whose feudal lord लिख लो, whose feudal lord was called as, गोल का सामंत या गोल के सामंत, गोल के सामंत। तो ये हमारे पास में बातें पूरी होती है राणा लाखा के बारे में, राव चुंडा कौन है और कुंवर चुंडा कौन है इनके बारे में, और हमने साथ ही साथ में देखा किस प्रकार से राणा लाखा से जुड़ी कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें हैं। कभी तो वो नटनी के साथ में मजाक करते हैं, कभी वो एक नकली बूंदी को गिराते हैं, कभी वो शादी जैसी घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसी सारी बातें किसके बारे में हमने देख लिया है, राणा लाखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई हम मोकल के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें सब्सक्राइब करनी है, ये करना है, वो करना है। इस नंबर पे आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो। तो मुझे लगता है आपको कोई समस्या आती नहीं है पढ़ने में, आपको सारा कुछ याद हो जाता है, इसलिए आप कुछ थैंक यू वाली स्लाइड दिखाऊं क्या? ठीक है भाई, थैंक यू। और ऐसी ऐसी चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो, कहाँ पे? यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो देख लो और नई क्लास के अंदर मिलें क्या? ठीक है भाई, नई क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।